बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 318 इक़्सात सुन चुके हैं और अब 319 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। जब अचानक उनकी हकीकत खुली तो मेरा रद्द-ए-अमल और क्या होता? क्या तुम्हारे ख्याल में मेरा रद्द-ए-अमल कुछ और होना चाहिए था? बूढ़ बगले झांकने लगा और मैंने कहा, इसलिए कहता हूँ कि बोलने से कबल सोच लिया करो। इस हवाले से तुमने मुझ पर तंज किया था। तुम क्या समझते हो, अगर ये बात ना होती तो मैं क्लारा को हरगिज़ माफ ना करता, लेकिन जो कुछ इसने किया वो इसका हक था। चलो कोई बात नहीं, बूढ़ ने ढिठाई से कहा, कभी कभी हर एक से गलती हो ही जाती है। बेहतर होता कि मजीद बातें खाने की मेज पर कर ली जाएं। सागा ने खिनकार कर कहा और हम सब उठ खड़े हुए। कोई 2 घंटे बाद इतला मिली कि जोन्स को होश आ गया है। डॉक्टर ने उसे दूसरी बार बेहोशी का इंजेक्शन दिया था। अगर जोन्स का सामना करने में कोई तरद्दुद ना हो तो तुम भी हमारे साथ चल सकती हो, मैंने क्लारा से कहा। तरद्दुद किस बात का, क्लारा ने कहा और हमारे साथ उस मुकाम पर पहुंच गई जहां जोन्स को रखा गया था। इंजेक्शन का असर खत्म हो जाने के बायस जोन्स के चेहरे पर करब के आसार नजर आ रहे थे। वो एक चौबी तख्त पर दराज था। क्या हाल है जोन्स, मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुमने सब कुछ जानते हुए भी मुझ पर हमला किया था, ये उसका जवाब है। मुझे शदीद तकलीफ हो रही है, जॉन ने करब में डूबी हुई आवाज में कहा। मुझ पर तंज मत करो। पानी, मेरी बातों के जवाब में जॉन ने भराई हुई आवाज में कहा। मेरे एक इशारे पर सागा ने अपने एक आदमी से पानी लाने को कहा और मुझे अफसोस होने लगा। उसकी तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो सोचने समझने से माजूर हो गया था और इस सूरत-ए-हाल का तदराक करना बहुत जरूरी था, वरना जॉन से मालूमात कैसे हासिल होती। तकलीफ की शिद्दत इसके आवाज पर असरअंदाज हो रही है, मैंने डॉक्टर से कहा, और मुझे इससे मालूमात हासिल करनी है। मामला रीढ़ की हड्डी का है मिस्टर अली, डॉक्टर ने कहा। किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में तो मुमकिन है, लेकिन यहाँ मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तुमसे इसका इलाज करने को कब कह रहा हूँ, मैंने कदरे झुंझलाए हुए लहजे में कहा। वक्ती तौर पर इसे तकलीफ दूर करने के लिए कोई टैबलेट दे दो और बस। नहीं मिस्टर अली, डॉक्टर ने तासुब से नफी में सर हिलाया। आपको शायद अंदाजा नहीं कि ये टैबलेट निगल नहीं सकेगा। पानी भी सिर्फ उस सूरत में पी सकता है जबकि इसके हल्क में टपकाया जाए। रीढ़ की हड्डी पूरे जिस्म को बैलेंस का काम करती है। इसके करेक्ट होने का मतलब यह है कि अब इसके लिए हिलना जुलना भी मुमकिन नहीं रहा। अपनी तमाम तर मदोशी के बावजूद जॉन ने डॉक्टर की बात ना सिर्फ सुनी बल्कि उसका मफहूम भी समझ लिया। मुझ पर रहम करो, वो गिड़गिड़ाया। मुझे एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने पर मत मजबूर करो। इससे तो बेहतर यह है कि मुझे जहर दे दो या गोली मार दो। इसे दर्द जायल करने के लिए इंजेक्शन दो और फौरी तौर पर ड्रिप लगाने का बंदोबस्त करो, मैंने कहा। मेरी हिदायत पर डॉक्टर ने जोन्स को दर्द दूर करने का इंजेक्शन लगाया और जरा ही देर के बाद उसको ड्रिप भी लगा दी। इंजेक्शन ने फौरी तौर पर असर कर दिया था और देखते ही देखते जोन्स के चेहरे पर बिखरे हुए तमाम तकलीफ के आसार गायब होना शुरू हो गए। तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि तुम पूरी तरह मेरे रहम करम पर हो, मैंने जोन से कहा, और तुम ये भी देख चुके हो कि तुम्हारी तकलीफ किस हद तक नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे में अक्लमंदी का तकाजा यही है कि तुम मुझसे ताउन करो। जॉन ने क्लारा की तरफ देखा जो मेरे नजदीक ही खड़ी थी। मैं तुम्हारे साथ ताउन करने को तैयार हूँ, उसने एक नजर क्लारा पर डालने के बाद मुझसे कहा। तैयार तो तुम पहले भी थे, बूढ़ ने मजे गाना लहजे में कहा। अब भी मौका मिलते ही तुम्हारी नीयत में फतूर आ जाएगा। अगर तुम्हें फिर मौका मिले तो तुम फिर वही करोगे जो तुमने पहले किया था। तुम्हारा ख्याल ठीक है बूढ़, क्लारा ने कहा। ये ऐसा ही बदनीयत आदमी है, इसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। मैंने अगर तुम्हारे शुआई पिस्तौल से बैटरी ना निकाल ली होती तो तुम इस वक्त जिंदा ना होती, इसीलिए मैं इन लोगों से बददन हो गई हूँ, क्लारा ने नफरत से कहा। ये सब के सब एहसान फरामोश हैं। ये बात समझ में नहीं आई क्लारा कि तुम उन माइक्रो फिल्मों के उसूल के लिए सख्त बेताब क्यों थी। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि उन पर हिफाजती मसाला लगाया गया है? नहीं, क्लारा ने नफी में सारी लाया। मुझे उस हकीकत से बेखबर रखा गया, वरना मैं कभी इतनी जिद्दोजहद ना करती। और तुम्हें शुरू ही से इस बात का इल्म था? मैंने जॉन से सवाल किया। नहीं, जॉन ने नफी में सर हिलाया। जब मुझे शीख राय का चार्ज लेने का हुक्म मिला उस वक्त यहाँ के बारे में ब्रीफिंग दी गई थी। उससे कबल यहाँ के बारे में कुछ भी मेरे इल्म में नहीं था। ठीक है, मुझे उस ब्रीफिंग से आगाह करो जो तुम्हें दी गई थी। उस ब्रीफिंग की इब्तदा गोटेल में रूनमा होने वाले वाकयात से हुई थी। मुझे बताया गया था कि अली यार खान को शख्सियत की तब्दीली के बाद एक मुहिम पर गोटेल भेजा गया है। ना सिर्फ वो मुहिम नाकाम हुई बल्कि जजीरा मर्ग भी तबाह कर दिया गया और गोटेल में भी ईगल का सफाया कर दिया गया। ये बात यकीनी हो गई कि अली पर शख्सियत की तब्दीली का अमल कारगर साबित नहीं हो सका। चुनाचे शीख राय से 2 माहिर अफराद हंगामी तौर पर गोटेल रवाना हो गए, जहाँ उन्होंने अली यार खान की कार को बम से उड़ा दिया, मगर वो होशियार था, उस हमले से बच गया।
उसके बाद इंस्पेक्टर बेंसडेले नामी एक सरकारी एहलकार ने उन दोनों की मदद क्या की बल्कि उन्हें धोखा दिया और ईगल को मजीद नुकसान से दो चार होना पड़ा। उसके बाद शीगुराय में रीना सालुमन नमूदार हुई जो फाल्कन नामी गिरोह की सरबराह होने का दावा करती है और दूसरी तरफ एडम डी फ्लूक नामी एक शख्स ईगल की मदद करता है। ईगल के मामलात में हैरत अंगेज हद तक दखल हो जाता है। जून ने एक लम्हे के लिए रुककर क्लारा पर निगाह डाली, फिर असर नो सिलसिला कलाम जोड़ा। मुझे बताया गया था कि एडम डी फ्लूक की रसाई मादाम क्लारा की ख्वाबगाह तक हो गई है। ईगल को गोटेल और शीगुराय में कदम कदम पर शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। क्लारा पर इल्जाम था कि उसने एक गैर मुतल्लक शख्स को अपने मामलात में इस दर्जा मुदाखलत का हक किस तरह दिया। इस इल्जाम की बिना पर इसके लिए सजाए मौत तजवीज की गई और मुझे हुक्म दिया गया कि फौरी तौर पर यहाँ का चार्ज लेकर मामला सुधारने के लिए मुनासिब इकदामात करूँ। तुम्हारे बयान में कहीं उस आले का जिक्र नहीं आया जिसकी मदद से तुमने हमें शनाख्त किया। उसका नाम स्मेल डिटेक्टर है। वो आला महज एहतियातन मेरे हवाले किया गया था ताकि अगर तुम हमारे नजदीक आने की कोशिश करो तो बचकर न जाने पाओ। क्या इस बात का शुबा था कि हम में से कोई शीगुराय में मौजूद हो सकता है? तहजीब ने सवाल किया। नहीं, जॉन ने कहा, लेकिन तुम लोगों से कभी भी और कहीं भी मुठभीड़ होने का इम्कान रहता है, इसलिए तुम्हारे खिलाफ हम वक्त अलर्ट रहने का उसूली फैसला कर लिया गया था। अब तो ये बिल्कुल सीधा हो गया चीफ, वुड ने कहा। हर सवाल का दुरुस्त जवाब दे रहा है। ये बताओ तुम्हारी हाई कमान में कौन कौन लोग शामिल हैं? मैंने पूछा। जोन्स के चेहरे के तासरात महज एक लम्हे के लिए तब्दील हुए थे और ये तब्दीली भी ऐसी नहीं थी जो आसानी से नोट की जा सकती। गालिबन मेरा सवाल उसके लिए कुछ ज्यादा ही गैर मुतवक्को था। मुझसे सिर्फ वो बातें पूछो जिनके जवाब मैं दे सकूं, जोन्स ने कहा। तुम तो मुझसे ताउन करने की बातें कर रहे थे, मैंने तंदिया लहजे में कहा। अब तुम्हें क्या हो गया? मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ, लेकिन जो बात मेरे इल्म में है ही नहीं उसका क्या जवाब दूं? झूठ मत बोलो। मुझसे वाकफियत होते हुए भी तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे धोखा देना कितना मुश्किल काम है? मैं झूठ नहीं बोल रहा, जॉन ने मुर्दार आवाज में कहा। तुम क्लारा से मालूम कर सकते हो हाई कमान के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ये ठीक कह रहा है, क्लारा ने धीमी आवाज में कहा। हाई कमान के मामलात बेहद खुफिया रखे जाते हैं, शायद ही किसी को इसके बारे में कुछ मालूम हो। इंजेक्शन का असर कितनी देर रहेगा? मैंने डॉक्टर की तरफ मुड़कर पूछा। मेरा अंदाजा है कि 4 घंटे बाद इंजेक्शन का असर जायल होना शुरू हो जाएगा। सुन लिया तुमने? मैंने बुलंद आवाज में जॉन को मुखातिब किया। इसके बाद तुम्हें दूसरे डोज की जरूरत पड़ेगी जो मेरी इजाजत के बगैर नहीं दिया जाएगा। तुमने तो कहा था कि अगर मैंने तुमसे ताउन किया तो तुम मुझे कोई तकलीफ नहीं दोगे, जोन्स ने अटक अटक कर कहा। हाँ, मगर खिलाफ वर्दी करने में पहले तुमने की है। पहले मैंने सोचा था कि तुम पर तशद्दुद करूंगा, मगर अब इसकी जरूरत नहीं रही। बस तुम्हें इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा, कमर की तकलीफ खुद ही तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर देगी। ये ज्यादती है, तुम मुझसे वो बात मालूम करना चाहते हो जो मेरे इल्म में है ही नहीं। क्लारा भी उस बात की तस्दीक कर चुकी थी। तुम्हारे इल्म में कुछ न कुछ जरूर है। मैंने तुमसे रैंडल उर्फ मोशे हावर्ड का पता इसलिए दरियाफ्त नहीं किया कि वो तुम्हारे इल्म में नहीं होगा। हाई कमान के बारे में भी मुझे कुछ नहीं मालूम होता, जोन्स ने कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं। मैंने तय कर लिया है कि क्लारा को भी ये तमाशा जरूर दिखाऊंगा। मेरा ख्याल है तुम आधे घंटे भी कमर की तकलीफ नहीं झेल सकोगे। जोन्स ने खासा वावेला किया, मगर मैंने एक नहीं सुनी। मैं जा रहा हूँ जोन्स, जब तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो जाए तो मुझे बुलवा लेना, मैंने कहा और तेजी से पलट कर बाहर निकल आया। मुमकिन है जोन्स हाई कमान के बारे में वाकई ही कुछ न जानता हो, तहदीब ने मुझसे कहा। वो कुछ जानता हो या ना जानता हो, इसी सलूक का मुस्तहिक है, सागा बोला। अली के एहतराम में मैं कुछ नहीं बोला, वरना उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देता। तुम बहुत बुरी इत्मीनान नजर आ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उससे किसी किस्म की मालूमात के उसूल की तवक्को रखना बिल्कुल फजूल है, तुम्हें मायूसी होगी, क्लारा ने कहा। दर हकीकत मैं उससे कहीं ज्यादा पुरयकीन हूँ जितना तुम समझ रही हो, मैंने मुस्कुरा कर कहा। क्लारा मुझे उलझी हुई नजरों से देखने लगी। समझ में नहीं आता, वो बुड़बुड़ा कर रह गई। चीफ के तो अंदाजे भी बहुत कम गलत साबित होते हैं, वुड ने कहा, और जिस बारे में इन्हें यकीन हो जाए वो गलत हो ही नहीं सकता। उसके बाद 4 घंटे हमने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। हमारे पास फिल वक्त और कोई काम भी नहीं था। तुम्हारे 4 घंटे तो पूरे हुए, तहजीब ने हंस कर कहा। अब देखो क्या होता है। अब देखना यह है कि वो तकलीफ कितनी देर बर्दाश्त करता है, मैंने कहा। जब वो जुबान खोलने का इरादा करेगा तो मुझे बुलवा लेगा। खिलाफ तवक्को आधे घंटे बाद ही मेरा बुलावा आ गया। इतनी जल्दी तो वो शिकस्त खा ही नहीं सकता था। मैंने उठते हुए कहा, चलो देख लेने में क्या हर्ज है। हम एक बार फिर जोन्स के पास पहुंच गए। उसकी टूटी हुई रीढ़ की हड्डी में अगर तकलीफ हो ही रही होगी तो इतनी कम थी कि वो बासानी उसे बर्दाश्त कर रहा था। तुमने मुझे क्यों बुलवाया है जोन्स? मैंने उसे घूरते हुए कहा।
मैंने तुमसे कहा था जब जबान खोलने का इरादा कर लो तब मुझे बुलवाना। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने फैसले पर नजरसानी कर लो, जॉन ने करा कर कहा। तुम एक गलतफहमी के तहत मुझे क्यों तकलीफ पहुंचाने के दर पे हो? तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा तो होगा ही कि तुम्हारी तकलीफ बढ़ी तो तुम्हारा क्या असर होगा। मैंने खेज लहजे में कहा, तुम अगर मुझे अजियत से ही दो चार करना चाहते हो तो और बात है, लेकिन तुम अपना शौक पूरा करने के लिए कोई बहाना क्यों बना रहे हो? मुझ में इतनी इखलाकी जुर्रत मौजूद है डियर जोन्स के जब मैं तुम्हें ईजा पहुंचाना चाहूंगा तो ये कहकर पहुंचाऊंगा कि तुम इसके मुस्तहिक हो। मान जाओ अली, जोन की गया, इस ईजा रसानी से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम्हें तो अपनी ताकत पर बड़ा घमंड हुआ करता था, मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम्हें इसका ख्याल करना चाहिए। यूं गिड़गिड़ाते हुए और रैम की भीख मांगते हुए जरा भी अच्छे नहीं लग रहे। वक्त ने तुम्हें फातेह बना दिया है तो तुम मेरे ऊपर तंज कर रहे हो, मेरे जख्मों पर नमकपाशी कर रहे हो। वक्त कभी यकसा नहीं रहता डियर जोन्स। कल तुम्हारा वक्त था और आज मेरा वक्त है। जब तुम्हारा वक्त था तो तुमने मेरे कत्ल का हुक्म सादर कर दिया था। उस वक्त तुमने नहीं सोचा था कि अगर वक्त पलट गया तो क्या होगा। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया तुम उसे दोहरा सकते हो, मगर ये तो सरासर ज्यादती है कि बिलाजवाब किसी पर जुल्म किया जाए। नहीं, ये ज्यादती नहीं है। अगर होती तो तुम कभी फलस्तीन के निहत्ते लोगों पर बमबारी ना करते। तुम्हारे इस तर्ज अमल से साबित होता है कि जुल्म करना बहुत अच्छी बात है। तो जब ये अच्छा काम तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम इस पर शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जॉन ने एक बार फिर फरियाद करना शुरू कर दी। वो बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा था। यहाँ डॉक्टर मौजूद है जॉन, मेरा ख्याल है तुम्हें इंजेक्शन की जरूरत महसूस होना शुरू हो गई है। जब तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए और तुम्हें इंजेक्शन की जरूरत महसूस होने लगे तो बता देना, लेकिन ख्याल रहे कि इंजेक्शन तुम्हें उसी सूरत में दिया जाएगा जब तुम जबान खोलने पर आमादा हो जाओगे। जॉन ने दादो फरियाद का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दिया, मगर मैंने उसकी तरफ से कान बंद कर लिए थे और अपने साथियों को बैठने का इशारा करता हुआ खुद भी बैठ गया था। क्लारा मुस्तरिब नजर आ रही थी, सागा खुश था, जबकि तहजीब और बूढ़ मुतमईन थे। उन्हें भी मेरी तरह यकीन हो गया था कि जोंद कुछ न कुछ जरूर जानता होगा। बाज़ औक़ात कुदरत इस तरह मेहरबान होती है कि हैरत होने लगती है। मैंने कहा, हम खुद से लाख कोशिश करते मगर जोंद पर इससे बेहतर तशद्दुद नहीं कर सकते थे। तुम आराम तलब होते जा रहे हो चीफ, बूढ़ ने कहा। ऐसे तशद्दुद से क्या फायदा है जो खुद ब खुद हो रहा हो? फायदा ये है कि अब ये अपनी जबान खोलने पर मजबूर हो जाएगा। तहजीब ने कहा, तुम किस किस्म के फायदे की तवक्को कर रहे हो? कोई चीज खुद ब खुद हासिल हो जाए तो मजा नहीं आता। हाथ पैर हिलाकर कुछ हासिल करने का लुत्फी कुछ और होता है। तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो? मैंने बूढ़ को बगौर देखते हुए कहा। डॉक्टर ने बताया कि जोन्स को हिलने जुलने से भी तकलीफ होगी। अगर तुम्हें इजाजत दो तो मैं इसे हिलाता जुलाता रहूंगा। अगर तुम्हारी गर्दन इसकी गिरफ्त में आ गई तो टूटे बगैर नहीं निकल सकेगी, क्लारा ने कहा। तुम तो उसके करीब भी मत जाना, वो मेरी गर्दन तोड़ेगा और चीफ यहाँ बैठा तमाशा देखता रहेगा। बूढ़ ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, कुछ तो अकल की बात किया करो मैडम क्लारा। मैं गलत नहीं कह रही, उसे गर्दन तोड़ने का माहिर तस्वुर किया जाता है। उसकी हालत तो ये हो रही है कि खुद से हिल जुल भी नहीं सकता, गर्दन क्या खाक तोड़ेगा? तुम्हें इतना ही एतमाद है तो जाओ जाकर तजर्बा कर लो, क्लारा ने कहा। उसके लहजे से शरारत टपक रही थी। मैं तुमसे नहीं चीफ से इजाजत मांग रहा था, बूढ़ ने उसीले लहजे में कहा। हम लोग अपने चीफ के सिवा किसी और की नहीं सुनते। बूढ़ की बात सुनकर बूझे और तहजीब दोनों को हंसी आ गई। क्लारा की बातें सुनकर बूढ़ खूब ज़्यादा हो गया था और अब जॉन के करीब जाने से बचने के लिए मेरा सहारा लेने की कोशिश कर रहा था। जब जॉन और तुम्हारे चीफ की पहली झड़प हुई थी उस वक्त उसने उसकी गर्दन ही पकड़ी थी, क्लारा बोली। यकीन ना आए तो अपने चीफ से पूछ लो। पूछने की क्या जरूरत है, बूढ़ ने फातिहाना अंदाज में कहा। मैं क्या देख नहीं सकता कि चीफ की गर्दन सही सलामत है? और सिर्फ इसलिए सलामत है कि वो तुम्हारे चीफ की गर्दन है। किसी और की गर्दन होती तो भी गर्दन ही कहलाती, मगर टूटी हुई। तुम ख्वाह मुखा मुझे दहलाने की कोशिश कर रही हो। बूढ़ किसी से नहीं डरता, तुम्हारी कोशिश जाया हो जाएगी। क्लारा की कोशिशें जाया नहीं हो रही थी बल्कि रंग ला रही थी। बूढ़ बुरी तरह खौफजदा हो गया था मगर अपना खौफ जाहिर नहीं करना चाहता था। मैं तो सिर्फ चीफ के इशारे का मुंतजिर हूँ। इधर चीफ ने इशारा किया और इधर मैंने जोन्स को हिलाना जुलाना शुरू किया। तुम्हें खतरे से आगाह करना मेरा फर्ज था, क्लारा ने बेपरवाही से कहा। वैसे ये बादरी तो हरगिज नहीं कहलाएगी कि तुम एक ऐसे शख्स को तकलीफ पहुंचाओ जो हिलने जुलने से भी माजूर हो। मुझे यूं लगता है चीफ जैसे मादाम क्लारा अपने जोन्स को बचाने की कोशिश कर रही है। क्लारा ने बूढ़ को घूर कर देखा। वो कुछ कहना भी चाह रही थी कि इससे कबल ही तहजीब बोल पड़ी। ये बहुत बुरी बात है बूढ़, क्लारा अब हमारी साथी की हैसियत रखती है। तुम्हें उससे बात करते हुए मोहतात रहना चाहिए। बस पूरी दुनिया में एक बूढ़ को ही मोहतात रहना चाहिए, बूढ़ ने झुंझला कर कहा।
और जिसका जो जी चाहे करता फिरे। मनमानी करने की इजाजत तो खैर किसी को भी नहीं दी जा सकती, तहदीब ने कहा। हर एक के लिए कुछ न कुछ हदें जरूर मुतय्यन होती हैं। बूढ़ बुरा सा मुंह बनाकर इधर उधर देखने लगा। जॉन ने कदरे वावेला करने के बाद चुप साध ली थी। सागा उन दोनों की ऊट पटांग बातें हैरत से सुन रहा था। उसकी समझ में ये बात ना आ सकी कि ज्यादातर गुफ्तगू दरअसल जॉन को सुनाने के लिए की गई है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खौफजदा हो जाए और मालूमात जल्द अज जल्द फराम कर दे। तुम देख लेना जॉन तुम्हें गलत मलत मालूमात फराम करेगा। बूढ़ से ज्यादा देर चुप नहीं रहा गया। और तुम्हारे ख्याल में मैं इतना गामड़ हूँ कि इसकी सारी बातों पर यकीन कर लूंगा? मैंने कहा, ये तो बुनियादी उसूल है बूढ़ के, जब भी इस तरह की मालूमात हासिल होती हैं तो पहले उनकी तस्दीक की जाती है। तहदीब ने हैरत से कहा, समझ में नहीं आता कि तुम्हें हो गया है, मुस्तकिल बेवकूफाना बातें कर रहे हो। दरअसल इसे इंतजार नहीं हो रहा। मैंने कहा, ये चाहता है कि हर काम जल्द अज जल्द हो जाए, वरना बूढ़ बहुत ज़हीन है। बस चीफ रहने दो, पहले दिल जलाते हो फिर डील करते हो। तुम लोगों ने बूढ़ की बहुत तौहीन की है। अगर तुम चाहते क्या हो? मैंने उसे चहकारा, क्या तुम्हें जॉन पर तशद्दुद करने की इजाजत दे दी जाए? मेरे मुंह से ये अल्फाज सुनकर बूढ़ के होश उठ गए। वो बुखलाए हुए अंदाज में बोला, मुझे क्या पड़ी है कि जबरदस्ती तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ करूं? वो क्लारा की बातें सुनकर खौफजदा हो गया था और जॉन के करीब नहीं जाना चाहता था। मुबादा की वो आखिर वक्त में बूढ़ पर कोई वार कर गुजरे। आखिर तुम मेरे चहीते मातहत हो, तुम्हारी खुशी की खातिर मैं अपने उसूलों से रोगर्दानी भी कर सकता हूँ। मैंने बड़े प्यार से कहा, मेरी खुशियों का ख्याल करने के लिए बस यही एक मामला रह गया है। बूढ़ ने भिन्ना कर कहा, अब इससे कुछ मत कहना अली। तहदीब ने तेजी से कहा, ये बदमाशी की गुफ्तगू शुरू करने वाला है। तुम लोग किस किस्म की बातें कर रहे हो? सागा ने बेबसी से कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये तसव्वुफ के मामलात हैं सागा, हर एक की समझ में आसानी से नहीं आते। किस चीज का मामलात है? सागा ने कहा। उसका मुंह हैरत से खुल गया। वो कतई नहीं समझ सका था कि तसव्वुफ क्या चीज होती है। मेरा मतलब है ये हमारे आपस के मामलात हैं। हमारे साथ रहोगे तो रफ्ता रफ्ता सब कुछ समझ में आने लगेगा। सागा की समझ में कुछ भी नहीं आया। उसने कुछ कहना चाहा मगर उसकी तवज्जो जॉन की तरफ मबजूर हो गई, जिसके अलग से कराएं खारिज होना शुरू हो गई थी। रीढ़ की हड्डी का दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। इस बार उसकी तकलीफ में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ। उसके साथ ही मुश्किल ये थी कि वो तड़प भी नहीं सकता था। हिलने जुलने से मदरूब जगह पर तेज से उठना शुरू हो जाती और दर्द में कमी होने की बजाय इजाफा हो जाता था। थोड़ी देर के अंदर अंदर जॉन पसीने में शराबूर हो गया। उसके चेहरे के नकूश तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ गए थे। वो पसीना दारों की सूरत में बह रहा था। मैंने डॉक्टर को इंजेक्शन तैयार करने का इशारा किया और जब वो इंजेक्शन तैयार कर चुका तो हाथ में सुरेंज लेकर जॉन के करीब पहुंच गया। ये तुम्हारे दर्द का मदावा है जॉन, मैंने सुरेंज उसकी आंखों के सामने निचाते हुए कहा। जब जबान खोलने का इरादा करो तो बता देना, तुम्हें इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। जॉन के चेहरे पर इतनी शदीद तकलीफ के बावजूद नफरत के आसार दिखाई दिए और उसने नफी में सर हिला दिया। उसने कुछ कहने की कोशिश भी नहीं की थी, मगर उसी वक्त दर्द की एक तेज टीस उठी और उसके मुंह से चीख निकल गई। मुझे मालूम है कि तुम बहुत कुछ जानते हो, मैंने सफाकी से कहा। अगर तुम जबान खोलने पर आमादा ना हुए तो हम तुम्हें यूं ही मरने के लिए छोड़कर चले जाएंगे। जॉन के तड़पने का मंजर देखना आसान नहीं था। उसके लिए भी ये तकलीफ ज्यादा देर झेलना मुमकिन नहीं था। हम उस पर कितना ही तशद्दुद क्यों ना कर लेते, उसे इतनी अजियत नहीं पहुंचा सकते थे जितनी इस तकलीफ के बायस हो रही थी। फिर 10 मिनट के अंदर अंदर जॉन की कुव्वत बर्दाश्त जवाब देगी और उसने जबान खोलने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। मेरे इशारे पर डॉक्टर ने आगे बढ़कर उसे दर्द जायल करने वाला इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगने के चंद मिनट के अंदर अंदर जॉन ने पुरसुकून होना शुरू कर दिया। फिर उसकी करबनाक चीखें थम गई। अब वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। उसका पूरा लिबास पसीने में तर बतर हो रहा था। तुमने अक्लमंदाना फैसला किया है जॉन, मैंने उसके करीब जाकर कहा। तुम्हारी जो थोड़ी बहुत जिंदगी रह गई है उसे तकलीफ में क्यों गुजार रहे हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मुझे अपने बदतरीन दुश्मन से ताउन भी करना पड़ेगा। आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है, लिहाजा तुम इस चक्कर में मत पड़ो और हाई कमान के बारे में अपनी मालूमात से आगाह करो। तुम हाई कमान के बारे में मालूमात हासिल करके करना क्या चाहते हो? जॉन ने कहा। मुझे अंदाजा हो गया कि वो अब भी मालूमात फराम करने से गुरेजा है। मैं तुम्हारी हाई कमान की दावत करूंगा, मैंने मज़ेकाना अंदाज में कहा। अफसोस उस वक्त तक तुम जिंदा ना रहोगे। अगर जिंदा रहे तो तुम्हें भी दावत में जरूर शरीक करूंगा। तो मुझे बताओ हाई कमान के बारे में तुम क्या जानना चाहते हो? उसने अटक अटक कर कहा। जब तुम हाई कमान का लफ्ज इस्तेमाल करते हो तो उससे तुम्हारी क्या मुराद होती है? मैंने पूछा। जॉन ने शायद पहले ही कुछ तय कर लिया था, इसलिए कि मेरे सवाल का जवाब उसने फौरन दिया। हाई कमान का लफ्ज मोशी आवड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत खूब, मैंने तंजिया लहजे में कहा। मालूम होता है अभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आया, तभी इतनी रवानी से झूठ बोल रहे हो।
अब मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं, उसने बेबसी से कहा। अपनी यादाश्त पर जोर दो जॉन, मुमकिन है तुम्हें कुछ याद आ जाए कि हाई कमान में कुछ और लोग भी शामिल हैं। हो सकता है कि मोशे हावर्ड के अलावा कुछ और लोग भी हों, मगर उनसे कभी मेरा वास्ता नहीं पड़ा, जॉन ने कहा। अपनी मालूमात की हद तक तो मैं सच ही बोल रहा हूँ। तब तो तुम्हें डूब मरना चाहिए जॉन, मैंने कहा, इसलिए कि तुमसे ज्यादा मालूमात तो मुझे वैसे ही हासिल है। तुम पर कोई पाबंदी नहीं, जबकि हमें कुछ हदूद के अंदर रहकर काम करना पड़ता है। अच्छा यही बता दो कि तुम्हारे मोशे हावर्ड साहब से कहाँ मुलाकात हो सकती है, मैंने तंदिया लहजे में पूछा। कोई नहीं जानता, जॉन ने बर्राई हुई आवाज में कहा। यकीन ना आए तो क्लारा से पूछ लो। किसी और को बीच में लाने की जरूरत नहीं। इस वक्त मेरी और तुम्हारी गुफ्तगू हो रही है और तुम्हारा मौकफ ये है कि तुम सुपर ईगल के बारे में कुछ नहीं जानते। मेरे मुंह से सुपर ईगल का लफ्ज सुनकर जॉन चौंक पड़ा। सुपर ईगल के बारे में तुम्हें क्लारा ने बताया होगा। मैंने कहा ना कि किसी और को बीच में लाने की कोशिश मत करो। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे सुपर ईगल से वाकिफ नहीं हूँ? ईगल का कोई गद्दार ही तुम्हारी मालूमात का जरिया बना है, जॉन ने नफरत से कहा। यानी तुम एतराफ कर रहे हो कि सुपर ईगल से वाकिफ हो? मैंने खेज लहजे में कहा। हाँ, और तुम्हें ये भी चैलेंज करता हूँ कि तुम मेरी जबान से उनके लिए एक लफ्ज भी नहीं निकलवा सकोगे। तुम फिर बहक रहे हो जॉन, तुम भूल रहे हो कि मुझसे ताउन न करने की सूरत में तुम्हें तड़प तड़प कर जान देनी पड़ेगी। चाहे कुछ ही क्यों ना हो, लेकिन मैं ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता जिससे ईगल को नुकसान पहुंचे। अहमकाना बातें मत करो। ईगल को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे किसी से मालूमात हासिल करने की जरूरत नहीं। मुझे यही करना होता तो करता रहता। जजीरा मर्ग तबाह हो गया, गोटेल में ईगल के एजेंटों का सफाया हुआ और उसके बाद यहाँ शीगुराय में ईगल को बेपनाह नुकसान पहुंचा। अब मैं चाहूँ तो ईगल को दीगर ममालिक में इसी तरह नुकसान पहुंचाता रहूं, मुझे कौन रोकेगा? पहले तुम मुझे बताओ कि तुम सुपर ईगल के बारे में क्यों मालूमात हासिल करना चाहते हो? इसलिए कि मैं इस जंगो जदल से तंग आ चुका हूँ और मुफाहमत की कोई राह निकालना चाहता हूँ। जॉन ने बेतबारी से मुझे देखा। मुझे बेवकूफ मत बना वाली, ये मकसद तो तुम किसी तरह भी हल कर सकते हो। इस मकसद के उसूल के लिए तुम्हारे दिल में कोई मुतबादिल तरीका हो तो बताओ, मैं उस पर जरूर अमल करूंगा। तुम मोशे हावर्ड से मुज़ाकरात कर सकते हो, मैं तुम्हें उनसे बात करने के लिए ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी फराहम कर सकता हूँ। मैं उससे बात नहीं करना चाहता, मैंने कहा। वो एक यार आदमी है, ताकत उसका दीन ईमान है। वो मुफाहमत की राह अपनाने की बजाय मुझे जेर करने के चक्कर में पड़ जाएगा। तुम्हारी बात करीन क्यास है, जॉन ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा। लेकिन सुपर ईगल से बात करके भी तो कोई नतीजा बहरहाल नहीं निकलेगा। मैं नतीजा निकाल लूंगा, तुम इसकी फिक्र मत करो। मुझे मालूम है कि पांचों सुपर ईगल मुत्तफिक हो जाएं तो रैंडल बेबस हो जाएगा। जिस तरह तुम्हें मोशे हावर्ड की तरफ से धोखे का अंदेशा है, उसी तरह वो पांचों भी तुम्हें धोखा दे सकते हैं, जॉन ने कहा। मैं उन्हें यही तो समझाऊंगा कि इस किस्म के कामों में यहूदियों की इन हरकतों की वजह से ईगल और दीगर सियोनी तंजीमों को हमेशा नुकसान पहुंचा है, और अगर वो मेरा पीछा छोड़ दें तो इसमें उन्हीं का भला है। जॉन एक बार फिर सोच में डूब गया। तुम्हारी बातें दिल को लगती हैं, उसने कहा। मेरा ख्याल है वो लोग मान जाएंगे, लेकिन मुश्किल ये है कि मुझे सिर्फ एक के बारे में पता है। एक भी बहुत है, मैंने खुश होकर कहा। उस एक के जरिए बकिया 4 से भी राब्ता हो जाएगा। मैं बहुत खतरनाक हरकत कर रहा हूँ, लेकिन ईगल के बेहतरीन मफाद में कर रहा हूँ, जॉन ने एक तवील सांस लेकर कहा। S1 इन दिनों गोटे हिल में है, उससे ट्रांसमीटर का तो नाम भी मत लो जॉन, मैंने उसकी बात काट कर कहा। ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू वैसे भी मखदूश होती है और उस पर किसी को कायल करना और भी मुश्किल होता है। वो एक बहुत बड़ा सनतकार है और इन दिनों गोटे हिल में कारें बनाने की कंपनी कायम करने के सिलसिले में मुकीम है। तुम बेलिनोव की बात तो नहीं कर रहे, मैंने चौंक कर कहा। जो है तो रूसी, मगर उसके पास अमेरिका की शहरियत है। हाँ, मैं उसी बेलिनोव की बात कर रहा हूँ। वो अपने अमले समेत गोटेल में मुकीम है और शायद कुछ रोज और मुकीम रहेगा। अगर यही बात तुम पहले बता देते तो हमारे दरमियान मामला नहायत खुश असलूबी से तय हो जाता। लेकिन इस बात की क्या जमानत है चीफ कि जॉन ने जो कुछ बताया वो दुरुस्त ही हो, बूढ़ ने कहा। मेरा ख्याल है जॉन ने गलत बयानी नहीं की, मैंने कहा, इसलिए कि बेलिनोव की गोटेल में मौजूदगी मेरे इल्म में है। बेलिनोव तो गोटेल में है, तहजीब बोली, लेकिन क्या जरूरी है कि उसका ईगल से कुछ ताल्लुक भी हो? इस मामले में धोखे का इम्कान है, मगर बहुत कम, मैंने कहा। क्यों जॉन, तुम्हारा क्या ख्याल है? झूठ बोलने से अगर मेरी जान बच जाने के इम्कानात होते तो मैं जरूर झूठ बोलता, लेकिन मैंने तो ईगल के मफाद में जबान खोल लिया है। इसने झूठ बोला है अली, क्लारा की आवाज ने मुझे चौंका दिया। बेलिनोव का ईगल से कतन कोई ताल्लुक नहीं है, ये कैसे मुमकिन है? मैंने तेजी से कहा। मुझे मालूम है कि S1 रूसी है, तुमने भी यही बताया था। उसका शुमार दुनिया के मुमताज सनतकारों में होता है। जॉन को मालूम नहीं था कि मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर इत्तफाकन इसके मुंह से भी ये निकल गया कि बेलिनोव S1 है।
ऐसा झूठ मेरी समझ में नहीं आता जो हमारी मालूमात से इस हद तक मुमासलत रखता हो। अगर मैं उससे जाती तौर पर वाकिफ ना होती तो शायद मैं भी इसकी बात पर यकीन कर लेती, क्लारा ने कहा। तुम्हें शर्म करनी चाहिए क्लारा, जोन गुर्राया। जाती मफाद की खातिर तुम पूरी यहूदी कौम से गद्दारी पर आमादा हो। मैं इस बात की कायल हूँ कि यहूदी कौम के हर फर्द को जिंदा रहने का हक हासिल है। वो वक्त भूल गए जब तुमने मुझ पर शुआई पिस्तौल से हमला किया था। मैं तो अली की ममनून एहसान हूँ कि इसने पिस्तौल को नकारा कर दिया था, वरना तुमने मेरी जान लेने में कौन सी कसर छोड़ी थी। मैं जो कुछ कर रही हूँ इसकी खुद जिम्मेदार हूँ। तुम्हें मेरे मामलात में मुदाखलत करने का कोई हक नहीं है। मैंने कहा था ना कि इसके बयान पर आंख बंद करके यकीन कर लेना हमाकत होगी, बुढ़ चैका। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है, मैं बुड़बुड़ाया, इसलिए कि क्लारा हमसे झूठ नहीं बोल सकती और मैं जोन्स की बात को भी झूठ करार नहीं दे सकता। क्लारा पागल हो गई है अली, जोन्स ने भर्राई हुई आवाज में कहा। मुझे नहीं मालूम इसके ज़हन में क्या है, लेकिन मेरा ख्याल है ये मुझे तुम्हारे हाथों मजीद नुकसान पहुंचाने के दर पे है। इसलिए इसने जानबूझकर मुझ पर दरोग गोई का इल्जाम आयद किया है ताकि तुम मुश्तइल होकर मुझे फौरन ही मौत के घाट उतार दो। मौत तो वैसे भी तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है, बुढ़ ने तंज किया। ये बात पहले ही तय हो गई थी कि अगर तुमने हमसे ताउन किया तो तुम्हें अजियत दिए बगैर मार दिया जाएगा, वरना अजीतें देकर हलाक किया जाएगा। मुझे इतराफ है कि मैंने जो हरकत की उसके इवज़ सजा का मुस्तहिक हूँ, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि अगर मैंने अब भी तुमसे ताउन किया तो अली मेरे साथ अब भी रियायत बरत सकता है। इसका मादी इस बात का गवाह है। आखिर इसने ओली बावड़ को सैकड़ों मरतबा जिंदगी बख्शी है कि नहीं? तुम्हें अपनी जिंदगी से इतना ही प्यार है जोन्स, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जिंदगी किसे प्यारी नहीं होती अली, जॉन ने भर्राई हुई आवाज में कहा। अगर ये बात ना होती तो मैंने अब भी तुमसे गलत बयानी से काम लिया होता। मैंने एक तवील सांस ली। मुझे जोन्स की बात पर पहले ही यकीन था, मगर क्लारा का इसरार था कि उसने गलत बयानी की है। बज़ाहिर क्लारा के लिए भी कोई ऐसी वजह नजर नहीं आती थी जिसकी बुनियाद पर मैं उसके बयान को झूठ करार देता। तो फिर सवाल ये था कि इन दोनों में से कौन सच्चा और कौन झूठ बोल रहा है। इस सवाल का जवाब मुझे ही हासिल करना था। सुनो, हम मेलिनोव के बारे में छानबीन करेंगे, बुढ़ ने कहा। अगर ईगल से उसका ताल्लुक साबित ना हो सका तो ये तुम्हारा अपना कसूर होगा, जॉन ने बड़े इत्मीनान से कहा। इसलिए कि ईगल से उसका ताल्लुक साबित करना आसान नहीं होगा। देख लिया चीफ, बुढ़ ने फातिहाना अंदाज में मेरी तरफ देखा। इसका झूठ साबित हो गया। जोन्स ठीक कह रहा है, बुढ़ तहदीद ने कहा। अगर वो वाकई सुपर ईगल में से एक है तो कभी उसका एतराफ नहीं करेगा। इस तरह तो कभी फैसला ही नहीं हो सकेगा, क्लारा बोली। जब उसका ईगल से कोई ताल्लुक है ही नहीं तो उसका एतराफ किस तरह कर लेगा? यही तो उलझन है। फिर इसका फैसला किस तरह होगा? तहदीब ने मेरी तरफ देख कर कहा। क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि सुपर ईगल की तादाद कितनी है? अचानक मैंने जॉन से पूछा। उनकी तादाद कोई ढकी छुपी नहीं है, जॉन ने कहा। सब जानते हैं कि उनकी तादाद 5 है, लेकिन हम इस बात से लाइल्म है कि वो 5 अफराद हैं कौन। गोया तुम ये कहना चाहते हो कि उन 5 में से तुम एक से ही वाकिफ हो, बुढ़ ने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा। और वो बकौल तुम्हारे S1 है। मुझसे तंजिया लहजे में गुफ्तगू मत करो, जॉन कर रहा। ये हकीकत है कि मेलिनोव के सिवा मैं किसी और को जानता तक नहीं। किस कदर मज़े का खेज बात है चीफ। हमें गलत राह पर डालने के लिए ये शख्स हाई कमान के एक आदमी से वाकिफ है। बात तो वाकई शुबे में डालने वाली है जोन्स। अगर मेलिनोव की शख्सियत तुम पर किस तरह आश्कारा हुई? एक मजबूरी के तहत हंगामी तौर पर यह कदम उठाया गया था, जॉन ने एक तवील सांस लेकर कहा। गोटेल में ईगल की तबाही के बाद वहाँ हमारा अमल दखल बिल्कुल ही खत्म हो गया था। मोशी हावर्ड के ख्याल में उस वक्त वहाँ ईगल की शाख का फौरी तौर पर असर नो क़याम बेहद जरूरी था, और चूंकि ये काम हंगामी तौर पर किया जाना था, इसलिए मिस्टर मेलिनोव को इस बात पर तैयार किया गया कि वो गोटेल में मोटरसाजी की सनत के क़याम के साथ साथ इस बात का बंदोबस्त भी करें कि उस साड़ में ईगल के सरगर्म लोग वहाँ अपने कदम जमा सकें। यही वजह थी कि फौरी और मुस्तकिल ताउन के लिए मुझे मिस्टर मेलिनोव की हकीकत से आगाह किया गया। ईगल की शाख तो वहाँ बाद में भी कायम की जा सकती थी। ऐसी कौन सी मुसीबत आ रही थी जिसकी खातर ईगल के उसूलों तक से रोगर्दानी कर दी गई? बुढ़ ने कहा। वो जोन्स को गलत साबित करने पर तुला हुआ था। मोशी हावर्ड अली यार खान पर अरसा याद तंग कर देने के दर पे हैं। उनके ख्याल में गोटेल जिसे अली यार खान ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा है, अगर वहां से जनरल टेरेस की हुकूमत खत्म कर दी जाए तो अली का मुकाबला करना आसान हो जाएगा। इस वक्त अगर अली को किसी महाज पर पिस्पाई का सामना करना भी पड़ता है तो वो गोटेल जाकर असरे नो हमसे मुकाबले की तैयारी कर लेता है। इसलिए वो इस मामले में इस कदर जल्दी कर रहे हैं।
जवाज गढ़ने के तो तुम माहिर हो, बुढ़ने तंदिया लेने में कहा, लेकिन तुम ये भूल गए कि अगर यही बात होती तो जब चीफ तुम्हारे काबू में आ गए थे तो इन्हें यूं ना छोड़ दिया जाता। मुझे नहीं मालूम उस हुक्म में क्या मसलियत थी, लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ कि ये हुक्म क्यों दिया गया था। जॉन ने कहा, मैंने हाई कमान के हुक्म से सरताबी करते हुए अली की जान लेने की जो कोशिश की थी वो जिस तरह नाकाम हुई उससे मुझे ये नतीजा अखज़ करने में मदद मिली। हाई कमान हमारी सलाहियतों से बखूबी वाकिफ है। उन्हें अंदाजा हो गया होगा कि अली पर काबू पाना फिल वक्त मुमकिन नहीं है। उन्होंने अली पर हाथ डालने का फैसला किसी मुनासिब मौके तक के लिए मुअख्खर कर दिया होगा। मेरा अंदाजा है कि वो अली को इस धोखे में डालना चाह रहे थे कि उसे अबीगल की तरफ से जान का खतरा नहीं है। तुम्हारी हर बात मुदल्लल और मुंतकी है, तहदीब ने कहा। ताम इस बात का इम्कान है कि इसमें से कुछ बातें मन गढ़त भी हों। मेरी दिली ख्वाहिश है कि ईगल और आप लोगों के दरमियान कोई ऐसा लाएमल तय पा जाए जिसके बाद हम आपस में मुतसादम न हो। तुम्हारी दिली ख्वाहिश जरूर पूरी कर दी जाएगी जोंद, मैंने कहा, लेकिन पहले ये तो तय हो जाए कि तुम्हारी फराम करदा मालूमात गलत तो नहीं है। अगर मुझे लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर फराम कर सको तो मिस्टर बैरिनोव का ईगल से ताल्लुक साबित करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जोन ने कहा, क्या तुम्हें इस बात की इजाजत है कि अपनी मर्जी से बैरिनोव से राब्ता कायम कर सको? मैंने पूछा। नहीं, बल्कि मुझ पर पाबंदी आयद की गई है कि किसी भी सूरत में उन्हें खुद से कॉल ना करूं। तब तो ये मुनासिब नहीं होगा, लेकिन याद रखो कि अगर तुम्हारी फराम करदा इतला गलत साबित हुई तो तुम किसी भी मुतवक्को रियायत से महरूम हो सकते हो। इतनी बात मैं बगैर बताए भी समझ सकता हूँ, जॉन ने तेजी से कहा, लेकिन अगर मेरी इतला दुरुस्त साबित हुई तो क्या तुम मेरी जान बख्शी करोगे? न सिर्फ जान बख्शी करूंगा बल्कि दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों से तुम्हारा इलाज भी कराऊंगा। लेकिन ये बात नामुमकिन सी मालूम होती है कि बैलिनोव ईगल से अपने ताल्लुक का एतराफ कर ले, जॉन ने कहा। उसके लहजे से नाउमीदी झलक रही थी। बेफिक्र रहो जॉन, मैंने उसका शाना थपथपा कर कहा, उससे एतराफ कराना मेरा काम है, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुमने मुझे गलत बयानी नहीं की। इसलिए शीगुराय में जो बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलत मयसर आ सकती है वो तुम्हें मुहैया की जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने उसके बयान पर क्यों यकीन कर लिया, क्लारा ने झुंझलाए हुए अंदाज में मुझसे कहा। तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारे साथी हैं। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है क्लारा, मैंने संजीदगी से कहा। उसकी बात पर यकीन कर लेने का ये मतलब तो नहीं है कि मैंने तुम्हें झूठा समझा है। दो आदमी मुत्तदाद बात कर रहे हो तो एक की बात पर यकीन करने का यही मतलब होता है कि दूसरे की बात को गलत समझा गया है। तुमने जानबूझकर कोई गलत बयानी नहीं की, लेकिन इस बात का कभी इम्कान है कि तुम्हारी मालूमात पुरानी हो गई हो। तुमने तो मुझसे मालूमात तक करने की ज़हमत नहीं की कि एसवान है कौन है। इसका यही मतलब है कि अब मैं तुम्हारी नजरों में लायक एतबार नहीं रही। मैं फजूल बातों में वक्त जाया करने से गुरेज करने की कोशिश करता हूँ। मैंने अंदाजा कर लिया था कि ईगल की हाई कमान में कोई ऐसी तब्दीली हुई है जिससे तुम बेखबर हो, लिहाजा तुमसे मालूमात हासिल करने का कोई फायदा नहीं होगा। क्लारा खामोश होगी, लेकिन ऐसा मालूम होता था कि वो मुझसे अब तक मुत्तफिक नहीं है। उसे मुतमईन करने की मुझे भी ऐसी कोई खास जरूरत नहीं थी। बुढ़ भी इस मामले में क्लारा का हम नवा था, लेकिन मेरा अंदाज देखकर उसने मुझसे मजीद बहस करने की कोशिश नहीं की थी। उसे अंदाजा था कि मैंने जो फैसला भी कर लिया है उस पर अमल जरूर करूंगा। मेरे ख्याल में यहाँ से रवाना होने से कबल बैलिनोव के गोटेल में क्याम के बारे में मालूमात हासिल कर लो, तहदीब ने कहा। मेरा इरादा भी यही है, मैंने कहा, और सागा से बोला, क्या यहाँ से गोटेल ट्रंक कॉल हो सकेगी? क्यों नहीं, सागा ने कहा, तुम मुझे गोटेल के नंबर दो, मैं भी कॉल बुक कराए देता हूँ। मैंने उसे गोटेल में अली ग्रुप के एक रुकन का नंबर दिया और सागा ने गोटेल के लिए कॉल बुक करा दी। मुमकिन है हमें शीगुराई से निकलने में दुश्वारियों का सामना करना पड़े, मैंने कहा, इसलिए मुनासिब यही होगा कि हम नए मेकअप करें, मगर फिर हमें अज़र 9 नए कागजात दरकार होंगे। जाली कागजात? सागा मुस्कुराया। यहाँ ये आसानी है कि जाली कागजात ज्यादा आसानी से बनवाए जा सकते हैं, बस तो फिर हम सब मेकअप करते हैं ताकि उसके मुताबिक कागजात तैयार तुम करवा सको। मैं कल शाम तक शीगुराई से निकल जाने के मूड में हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस मेकअप करो। कल दोपहर तक सफर की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होंगी, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि तुमने मुझे मेजबानी का मौका ही नहीं दिया। हमारी बजाय तुम जॉन की मेजबानी के फराइज सर अंजाम दोगे, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मैं उससे वादा कर चुका हूँ कि उसे बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया करूंगा। तुम्हारे वादे का पास में एक अहम फरीजा समझकर करूंगा, सागा ने कहा। वैसे भी अब बीगल की सरकोबी के बाद शीगुराई में मुझे कोई खौफ व खतरा नहीं है। मैंने फौरी तौर पर मेकअप करना शुरू कर दिया। कोई 1 घंटे बाद मतलूबा नंबर मिल गया। अली ग्रुप के रुकन को बैलिनोव के बारे में ये मालूम था कि वो अभी कम अज कम 2 दिन तो गोटेल में जरूर रुकेगा। उसकी मालूमात का जरिया अखबारात थे। गोटेल में इस बात को बहुत अहमियत दी जा रही थी कि अब वहाँ मुकामी तौर पर कारें बनने लगेंगी।
इससे कबल कारें दरामद की जाती थी। अखबारात बेलिनोव को भरपूर कवरेज दे रहे थे और सरकारी सतह पर बेलिनोव की पजीराई की जा रही थी। बेलिनोव के एजाज में कसरे सदर में डिनर दिया जा रहा था। मैंने अली ग्रुप के रुकन को अपनी आमद की इतला दिए बगैर फोन बंद कर दिया। मुझे मतलूबा मालूमात हासिल हो चुकी थी, लिहाजा अब मैं मुतमईन था।